नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लगता है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी इससे अधिक जोड़िए, ताकि दोस्तों इससे भी बेहतर हम लोग वीडियो बनाने के लिए कोशिश करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख चुके थे, चेर वंश के बारे में देख चुके थे। चेर वंश, आपका कर्नाट वंश, ये हम लोग देख चुके थे। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में पूछे गए उसको हम लोग देख चुके थे। तो अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहला लिया है कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तिरहुत में एक टकसाल की शुरुआत की गई। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि तिरहुत में एक टकसाल की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। काफी अच्छा सवाल है। और एक और सवाल यहाँ बनता है कि तिरहुत का ही नाम दोस्तों तुगलकाबाद रखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तुगलकाबाद तिरहुत का ही नाम रखा गया था तुगलक के समय में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि क्या होगा कि मैं बताऊंगा जो अलग फैक्ट आएगा उसको भी आप लोग लिखते जाएंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तिरहुत में एक टकसाल की शुरुआत की गई और तिरहुत का दोस्तों तुगलकों के द्वारा तुगलकाबाद नाम रखा गया था। ये आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। नसरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार और लखनऊ को संगठित कर 1227 से 1229 तक शासन किया। काफी अच्छा सवाल है। नसरुद्दीन महमूद जो है क्या करता है कि अवध, बिहार और लखनऊ को एक प्रशासनिक इकाई बनाता है। क्या बनाता है? प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई बनाता है। प्रशासनिक इकाई बनाता है और इस पे शासन करता है। कब से कब तक? तो 1227 से 1229 तक। और ये दोस्तों आपका किसका बेटा था? तो इल्तुतमिश का बेटा था। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये नसरुद्दीन महमूद किसका बेटा था? तो इल्तुतमिश का बेटा था, जो शासन करता है बिहार में 1227 से 1229 तक। तो ये चीज आपको लिखना है। और दिल्ली को अधीन जो है दोस्तों, दिल्ली का जो शासक था, बिहार को अधीन करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। काफी महत्वपूर्ण है। फिर क्या होता है कि इसके बाद बलबन पुनः यानी दोबारा बिहार को बंगाल से अलग कर देता है। तो बिहार को बंगाल में एक साथ संगठित कौन किया था, ये सवाल उठता है। तो दोस्तों इल्तुतमिश किया था। यानी इल्तुतमिश की जो मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत होने के बाद बलबन जब आता है पुनः, तो ये क्या करता है कि बिहार को फिर से बंगाल से अलग कर देता है। यानी बिहार को बंगाल से अलग करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों आप यहाँ बलबन को ध्यान रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है गया के वनराज नामक राजा। यानी गया में एक राजा है, वनराज इनका नाम है। वनराज नामक एक राजा है। ये क्या करते हैं कि गया प्रशस्ति जो इनका है, अब क्वेश्चन बन सकता है कि गया के वनराज नामक राजा की जो गया प्रशस्ति है से किस चीज का विवरण मिलता है? तो वहां विवरण मिलता है कि गया जो था दिल्ली सल्तनत के अधीन था। यानी क्वेश्चन काफी ये अच्छा है कि गया का कौन राजा था जिसकी गया प्रशस्ति थी? तो वनराज नामक राजा था। यानी गया में एक राजा था वनराज नामक, जो गया की प्रशस्ति जो होती है उसमें दिल्ली का जो वर्णन किया गया है कि गया उसके अधीन था। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है। काफी अच्छा सवाल है, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि बिहार के शाहपुर से खिलजी कालीन सिक्के मिलते हैं। यानी शाहपुर से खिलजी कालीन सिक्के मिलते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि कौन सा खिलजी था? अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी था, या बख्तियार खिलजी था? तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के टाइम का है। यानी जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में ये सिक्का जो प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार के शाहपुर, और शाहपुर कहाँ है? तो दोस्तों भोजपुर जिला में है। जो चेर वंश पढ़ते समय हमने बताया था, 4 नमूने जिसमें बताया था, तो ये भोजपुर जिले में पड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। फिर क्या है कि वहां से आपका खिलजी वंश का सिक्का मिलता है। और फिर तुगलक काल में क्या होता है कि दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा गया है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस समय दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा गया था। तो दोस्तों तुगलकों के समय में यानी तुगलक काल में दरभंगा का नाम रखा गया था। और उस समय दोस्तों स्थानीय जो राजधानी थी तुगलकों के समय में स्थानीय राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बिहार शरीफ। यानी स्थानीय राजधानी तुगलकों के समय में कहाँ थी, बिहार शरीफ। तो ये आप लिख लीजिए कि स्थानीय राजधानी बिहार शरीफ थी, काफी इम्पोर्टेंट है। फिर एक और चीज आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख प्राप्त होता है। यानी फारसी अभिलेख प्राप्त होता है बिहार शरीफ से, अभिलेख प्राप्त होता है जो फिरोज शाह तुगलक का होता है। तो फिरोज शाह तुगलक की फारसी अभिलेख कहाँ से प्राप्त होती है, बिहार के बिहार शरीफ से। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फारसी अभिलेख जो प्राप्त होती है बिहार के बिहार शरीफ से वो किसका है। तो आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक काफी इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बिहार का जो जितना फैक्ट है आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है नुहानी वंश। तो दोस्तों नुहानी वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नुहानी वंश जो था ये भी क्या था कि सिकंदर लोदी के समय में इसका उदय हुआ था। कब हुआ था, सिकंदर। तो दोस्तों हम लोग नुहानी वंश के बारे में जानते हैं कि नुहानी वंश का जो था उदय सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। अब सिकंदर लोदी के समय में इसका उदय हुआ था। तो दोस्तों क्या होता है कि बिहार शरीफ एक अभिलेख है, बिहार शरीफ नाम का। तो आप लोग लिखते जाइए कि बिहार शरीफ अभिलेख है। तो इस अभिलेख से पता चलता है कि सिकंदर लोदी जो था दोस्तों, कौन था, सिकंदर लोदी, किसको हराकर बिहार पे सत्ता स्थापित किया था। तो दोस्तों हराया किसका था, तो इसका नाम था दोस्तों हुसैन शाह सरकी। यानी हुसैन शाह सरकी को हराता है। किसको हराता है, हुसैन शाह सरकी को हराकर क्या करता है, ये हरा देता है इसको। आप लिखते जाइए, हरा दिया, यानी जीता कौन, तो सिकंदर लोदी। और टाइम पीरियड क्या था, तो टाइम पीरियड दोस्तों था 1495 से 96 में। यानी 1495 से 96 में ये हराता है। और शासन कब तक करता है, तो दोस्तों ये शासन जो करता है 1523 तक, ईस्वी तक शासन करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये किसको अपने प्रभारी नियुक्त करता है, तो इसका नाम था दोस्तों दरिया खां नुहानी। क्या नाम था, दरिया खां नुहानी। काफी अच्छा है ये भी क्वेश्चन। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं बोलता हूँ नोट डाउन कीजिए कि नुहानी वंश का जो उदय होता है सिकंदर लोदी के समय में होता है। और वहां से एक अभिलेख प्राप्त होता है, बिहार शरीफ अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार क्या होता है कि सिकंदर लोदी जो है दोस्तों हुसैन शाह सरकी को हराता है। किसको हराता है, हुसैन शाह सरकी को 1495 में। और इसमें हरा कर क्या करता है कि दरिया खां नुहानी को यहाँ का शासक बनाता है। क्या करता है, शासक नियुक्त करता है, जो 1523 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे भी एक डायग्राम बनाइए कि सिकंदर लोदी के समय में क्या होता है कि नुहानी वंश का उदय होता है। बिहार शरीफ अभिलेख एक है जिसमें ये वर्णन मिलता है कि सिकंदर लोदी हुसैन शाह सरकी को पराजित करता है और दरिया खां नुहानी को दोस्तों नियुक्त करता है, यानी बिहार में शासक नियुक्त करता है जो 1523 तक शासन करता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें हम लोग किसको देखते हैं, तो दोस्तों एक काफी चर्चित नाम मैंने कल बताया था शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी जो है तो एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति होता है। कौन सा होता है, अब्दुल्ला। इसकी एक रचना है दोस्तों, अब्दुल्ला की रचना है जिसका नाम है तारिख ए दाऊदी। क्या नाम है, तारिख ए दाऊदी। तो आप इसको लिख लीजिए कि तारिख ए दाऊदी किसकी रचना है, तो अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति है जिसकी रचना है तारिख ए दाऊदी। यानी अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति की रचना है तारिख ए दाऊदी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके बीपीएससी एग्जाम में कि तारिख ए दाऊदी किसकी रचना है, तो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के। और इसी में उल्लेख मिलता है शेर शाह सूरी का, जिसमें ये बताया जाता है कि इसने पटना में एक दुर्ग बनाता है। पटना में एक दुर्ग बनाता है। क्या बनाता है, एक दुर्ग, एक किला।
एक किला बनाता है, यानी एक दुर्ग बनाता है। और बिहार की राजधानी फिर क्या करता है कि पटना को बनाता है, यानी शेरशाह सूरी जो है बिहार की राजधानी बनाता है, यानी बिहार की राजधानी बनाता है पटना को। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले बिहार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो बिहार शरीफ में तुगलकों के समय में थी। तो अब्दुल्ला नामक एक रचनाकार है जिसकी रचना है तारीख-ए-दाऊदी। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि तारीख-ए-दाऊदी किसकी रचना है। तो अब्दुल्ला नामक एक रचनाकार है तारीख-ए-दाऊदी। और इसी तारीख-ए-दाऊदी में उल्लेख है कि पटना में एक दुर्ग बनाता है कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, पिछले वीडियो में हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। और इसको फिर पुनः बिहार की राजधानी बनाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या होता है कि शेरशाह के शासनकाल में अष्टकोणीय मकबरा का उदाहरण मिलता है, यानी शेरशाह के शासनकाल में अष्टकोणीय, यानी अष्टकोणीय का मतलब क्या होता है कि 8 भुजाओं वाला अष्टकोणीय मकबरा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि किसके शासनकाल में अष्टकोणीय मकबरा का वर्णन मिलता है, उदाहरण मिलता है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी होगा। फिर है यह जो है इस्लामी शैली में निर्मित है। किस शैली में है? भारतीय इस्लामी शैली। तो इसको भी आप यहाँ लिखिए कि अष्टकोणीय शैली जो मिलता है मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा। यानी शेरशाह सूरी जो है अष्टकोणीय मकबरा बनाता है जो भारतीय इस्लामी शैली में निर्मित है। तो यहाँ तक आप ध्यान रख लिए। और एक और चीज है कि इसका जो निर्माण जो करवाता है शेरशाह सूरी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, यानी निर्माण जो करवाता है शुभारंभ लिखते हैं इसको, शुभारंभ जो करवाता है शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी इसको बनवा नहीं पाता है, तो इसको पूरा कौन कराता है? तो इसका इस्लाम शाह जो है वो पूरा कराता है, यानी इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का पुत्र है जो अष्टकोणीय मकबरा को पूर्ण कराता है। यहाँ लिख देते हैं पूर्ण कराता है। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण कौन कराता है? कुतुब मीनार शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूर्ण कौन कराता है? इल्तुतमिश। तो ठीक ऐसे ही कि अब्दुल्ला की एक रचना है तारीख-ए-दाऊदी जिसमें पटना में एक दुर्ग का उल्लेख मिलता है जो शेरशाह के द्वारा बनवाया गया है। और बिहार की राजधानी को पुनः पटना में लाता है कौन? तो शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के द्वारा एक अष्टकोणीय मकबरा भी बनवाया जाता है जो भारतीय इस्लामी शैली में निर्मित होती है। लेकिन इसका शुभारंभ दोस्तों करवाता है शेरशाह सूरी, लेकिन शेरशाह सूरी नहीं पूर्ण करवा पाता, पूर्ण करवाता है उसका पुत्र इस्लाम शाह। तो दोस्तों यहाँ हम लोग मेडिवल को लगभग, बिहार का मेडिवल लगभग हर क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुगल कालीन बिहार, यानी मुगल कालीन बिहार देखेंगे। और इसके बाद मुगल कालीन बिहार खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर आधुनिक बिहार पे आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।